Okay, so today we will discuss about the complement system जो हमारे पास एंटीबॉडी किस तरह से कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करता है और देन हमारे पास जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो अब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास 20 प्रोटीन्स हैं इस कॉम्प्लेक्स में जो कि हमारे पास फंक्शन कर रही होती हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास एंजाइम प्रिकर्सर्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि बेसिकली ये 20 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 प्रोटीन्स जो है वो एक्ट करती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? C1 से लेके C9 तक, इसके अलावा B एंड D। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल जो है वो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स की 20 प्रोटीन्स हैं, बट जो हमारे पास इस सिस्टम में जो है वो एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास टोटल 11 प्रोटीन्स हैं, और वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? C1 टू C9, यानी C1 C2 C3, ठीक है, अप टू C9, और इसके अलावा बी प्रोटीन एंड डी प्रोटीन। तो ये टोटल कितनी होगी? हमारे पास 11 प्रोटीन्स हैं जो कि मिल के हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रही होती हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ऐड कर रही होती हैं। ठीक है, आउट ऑफ 20 प्रोटीन्स। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट क्या है कि मतलब कि ये हमारे पास जो एक्शन है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी इन्हेंस करेंगे। ठीक है, जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है और जो हमारे पास डिस्ट्रक्शन है पैथोजेंस की, ठीक है, तो उसके ख़िलाफ़ हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके फंक्शन को क्या करेंगे? इन्हेंस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये प्रोटीन्स क्या करेंगी कि एक जो है वो क्लासिकल पाथवे स्टार्ट करेंगी। ठीक है, जैसे ही कोई एंटीजन एंटर हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं इन दी ब्लड। ठीक है, तो क्या करेंगी कि ये उन प्लाज्मा प्रोटीन से जो है वो लीक आउट हो जाएंगी। प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये हमारे पास ब्लड में। ठीक है, तो ये ब्लड से हमारे पास लीक होंगी, और लीक होके देन ये उस टिश्यू में आएंगे जहाँ पे वो एंटीजन जो है वो एंटर हुआ है। ठीक है, और फिर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट करवाएंगी। ठीक है, उस रिएक्शन में जो है डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हमारे पास डिफरेंट एंटीजन्स के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमने इस फिगर पे बेसिकली गौर करने। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है C1। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक हो गया, तो क्या होगा कि वो एंटीबॉडी से जो है कंबाइन कर जाएगा वो एंटीजन। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक हो गया, ये क्या करेगा कि ये इन टर्न हमारी जो प्रोटीन है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स की, दैट इज C1। ठीक है, C1 के साथ ये डायरेक्टली बाइंड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और ये किसके साथ इसने बाइंड किया? C1 के साथ इसने बाइंड किया। C1 के साथ बाइंड करने के बाद क्या हुआ कि जो C1 था वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके एक्टिवेट होने से फिर देन हमारे पास जो है फर्दर रिएक्शंस जो है उसका जारी होते गए और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते गए। ठीक है, अब C1 एक्टिवेट हो गया हमारे पास, तो क्या होगा कि इस बेसिकली सीरीज़ को याद रखने के लिए सिंपली हमने क्या कर लेना, सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड है ना हमारी, उस पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो C1 है। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है? C2। ठीक है, C2 के साथ सिर्फ हमने क्या लिख देना है? C4। ठीक है, C2 प्लस C4, देन थर्ड में हमारे पास C3 आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास C5 आएगा। ठीक है, देन C6 और C7 कंबाइन आएगा। ठीक है, एंड देन एंड में हमारे पास C8 एंड C9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपने प्रोटीन्स याद कर ली। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारी ये जो प्रोटीन्स है ये आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो C1 था, ठीक है, वो एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो एक्टिवेटेड C1 प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या करेगी कि C4 और C2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, दो हमारे पास इनको भी एक्टिवेट कर देगी और दो प्रोडक्ट्स बनाएगी। कौन कौन से? C42 दैट इज़ एक्टिवेटेड। ठीक है, ये जो ऊपर बार है ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो C42 एक बनाएगी हमारे पास प्रोडक्ट, और एक बनाएगी C4
ए, ठीक है। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। अब ये जो C42 है हमारे पास, एक्टिवेटेड C42 है, ये क्या करेगा कि C3 के साथ जो है वो फर्दर कंबाइन वो रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो है C3B प्लस C3A बनाएगा, ठीक है। एक्टिवेटेड C3B प्लस C3A बनाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक तो C42 जो है एक्टिवेटेड C42 हमारे पास ये भी रिएक्ट कर रहा होता है, इसको एक्टिवेट करवा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट, प्लस हमारे पास जो बी और डी प्रोटीन है, ठीक है, ये भी हमारे पास इसके साथ जो है रिएक्ट करके C3 को जो है वो एक्टिवेट करवा रही होती है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक्टिवेटेड C3 भी एक नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास था C5, ठीक है। तो ये C3 भी जो था हमारे पास एक्टिवेटेड, इसने देन इन जो है वो रिएक्ट किया C5 से और हमारे पास फर्दर एक प्रोडक्ट बना दी, डैट इज़ एक्टिवेटेड C5B, ठीक है। और उसके साथ इसने बनाया C5A, ठीक हो गया। देन हमारे पास जो C5B था जो एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है, इसने इन रिटर्न जो है वो C6 और C7 के साथ जो है रिएक्ट करके उनको एक्टिवेट किया और एक और प्रोडक्ट बनाई, डैट इज़, अब ये इन तीनों का जो है वो कॉम्प्लेक्स याद कर लेना, ठीक है। हमारे पास क्या है, C5B 6 एंड 7, ठीक हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास फर्दर दो प्रोटीन C8 और C9 के साथ रिएक्ट करके इन्हें भी एक्टिवेट कर देगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, डैट इज़ C5B 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड पे सारी जो है वो याद रखने के लिए प्रोटीन्स को देख लिया कि कौन सी किस पोजीशन पे है, ठीक है। C1 है, देन C2 और C2 के साथ हमने जस्ट C4 लगा देना, ये एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। तब ये याद रखने वाली एक बात हो गई। देन C3 है, C5, देन C6 और 7 का कॉम्बिनेशन है, एंड देन C8 एंड C9 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फर्दर हमने सिर्फ इनके जस्ट प्रोडक्ट्स देख लेने हैं, ठीक है, याद कर लेने हैं कि ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब जितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उसका हम जो है वो देख लेते हैं कि वो फंक्शन क्या करते हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स के नाम भी याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि जो हमारे पास C3A, C4A और C5A फॉर्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो C3A बना है, ठीक है। ये हमारे पास C4A बना है एंड ये हमारे पास C5A बना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करेंगे कि जो मास्ट सेल और बेसोफिल्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली ये एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा कि वो मास्ट सेल और बेसोफिल जो है अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करेंगे, सच एज हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेवरल अदर जो भी सब्सटेंसेस हैं लाइक ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, सीरोटोनिन, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ करेंगे इनटू द लोकल फ्लूइड्स। तो बेसिकली फिर क्या होगा हमारे पास कि जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो बेसिकली उसमें ये अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है ताकि जितने भी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो उनका फ्लो तेज़ हो और वो जल्द अज जल्द जो है इन अफेक्टेड टिश्यू की तरफ पहुंच सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती थी कैपिलरी वॉल की, ठीक है, ताकि हमारे पास रिलीज़ जो स्क्वीज़ हैं वो आसानी से कर सकें, ठीक है। और देन हमारे पास क्या होता था कि वहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यू जो था हमारे पास बेसिकली, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था कि जो फिब्रिनोजन और अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, वो क्या करती थी कि एक दीवार सी बना देती थी, यानी रास्ता बंद कर देती थी उनका थ्रू क्लॉटिंग, ठीक है, जिसे हमने वॉलिंग ऑफ इफेक्ट भी कहा था, ताकि जो फॉरेन एजेंट है वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए और स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। और फर्दर हमारे पास जो है देन ये एक्टिवेटेड जो है वो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स एंड डिफरेंट जो हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक है, वो जाते थे और उसकी जो है वो फेगोसाइटोसिस करवा देते थे, ठीक है। जो C3, C4 और CA हमने ये याद रख लेना है कि ये क्या करते हैं, ये मास्ट सेल्स को और बेसोफिल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो रिलीज़ करती हैं हिस्टामिन, हेपेरिन, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, ठीक है, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज़ करवाती है, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, डैट इज़ C3B, ठीक है। एक्टिवेटेड C3B हमारे पास क्या करवाएगी, बैक्टीरिया की ऑप्सोनाइजेशन करवाएगी, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ही हमारे पास जो है वो एंटीबॉडी कंबाइन होता है विद द एंटीजन, ठीक है, तो एंटीबॉडी इन रिटर्न क्या है कि इस प्रोटीन के साथ आगे जो है वो अटैच हो जाती है, ठीक है। इसके अटैच होने से क्या होता है कि जो C3B है ये
स्ट्रॉन्गली जो है फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करवाती है थ्रू न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। यानी कि C3b के ऐड होने से जो फेगोसाइटोसिस का इफ़ेक्ट है वो अच्छा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि वो बेसिकली इस जो हमारे पास एंटीजन है, ठीक है, जिसको वो इनगल्फ करना है, ठीक है, फेगोसाइट्स ने इनगल्फ करना है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ करना है, तो वो क्या करेगा कि उसमें एडिशनल टचेस लगा के जो है उसको पेश करेगा ताकि वो ईजिली जो है डाइजेस्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई डिश आती है, ठीक है, अगर उसको जो है वो हैप-हैज़र्डली इस तरह से पेश कर दिया जाए हमें, तो वो इतनी देखने में भी नहीं हमें पसंद आती और ना ही हम उसे जो है वो एन्जॉय करके खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब उसमें जो है अच्छी सारी जो है वो प्रेजेंटेबल तरीके से पेश की गई होगी, ठीक है, उसमें जो है सीजनिंग डाली होगी, ठीक है, और अच्छा सा करके उसे जो है पेश किया होगा, तो हमें वो खाने में भी देखने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है चीज़ ऑप्सोनाइजेशन में है कि C3b क्या करता है कि फेगोसाइटोसिस के इफ़ेक्ट को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है ताकि जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं वो आसानी से जो है एंटीजन की फेगोसाइटोसिस कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे पास C42 था, ठीक है, एक्टिवेटेड, उसने बेसिकली जो है C3b की प्रोडक्शन ही में हेल्प किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो C5b था, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है वो एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास जिसने लाइसिस करनी है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में बेसिकली हेल्प कर रहा है, यानी कि C5b6789, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है कि ये किसके लिए है, लाइसिस के लिए, ठीक है, लाइटिक इफेक्ट है इसका। बेसिकली क्या करेगा, लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली हमारे पास, हम इसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या साइटोलाइटिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो है टोटली जो है उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है एंटीजन को, ठीक है। तो इसकी बेसिकली ये क्या खसूसियत होती है कि ये जो एंटीजन का सेल मेम्ब्रेन होता है उसके जो लिपिड बाइलेयर है उसमें ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसमें पोर्स बना लेता है डेट आर परमिएबल टू आइंस, और बेसिकली उसकी क्या कर देता है, ऑस्मोटिक रप्चर कर देता है बैक्टीरिया की और जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब जैसे ये एंटीजन था, ठीक है, तो क्या किया, जो हमारे पास C5b6789 है, ठीक है, ये क्या करेगा हमारे पास के जो इसके, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो कि ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इस तरह का, ये इसकी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, मेम्ब्रेन की। तो ये क्या करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इस लिपिड बाइलेयर में जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करने के बाद क्या करेगा कि इसमें पोर्स क्रिएट कर देगा। अब पोर्स क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो आइंस इसमें वो इन पोर्स के थ्रू जो है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो है मूव कर जाते हैं, ठीक है। मूव करने की वजह से क्या होता है कि इसका ऑटोमेटिकली, ज़ाहिर बात है कि ये जो है वो सूज जाएगा, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या होगा, सोलन होगा ये, ठीक है, और अल्टीमेटली ये रप्चर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो है इस तरह से जो है वो सोलन हो जाएगा एंड देन अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी जो है वो रप्चर हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड है उसमें एक्सेसिवली बाहर से जो है वो मटेरियल आ रहा है, जिसकी वजह से जितना भी उसका अंदर का था स्पेस वो फिल होती जा रही है और वो अल्टीमेटली क्या हो गया, रप्चर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो थे वो सारे जितने भी थे प्रोडक्ट्स के हमने देखे कि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो क्या क्या कर रहे थे, C4a, C3a और C5a हमारे पास क्या कर रहे हैं, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। C3b क्या कर रहा है, ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास C5b6789 है, जिसे हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या साइटोलेटिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वो क्या कर रहा है, लाइसिस करवा रहा है सेल की, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और भी रोल ये लोग प्ले करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जो हमारे पास C5a है, ठीक है, ये क्या करवा रहा है, ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की कीमोटेक्सिस भी करवा रहा होता है टू द एरियाज जहाँ पे एंटीजेंस ने इन्वेड किया है, ठीक है।
उनकी कीमोटैक्सिस को सेंस करके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वहाँ ट्रैवल करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एग्लूटिनेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन मींस क्लम्पिंग, ठीक है, कि वो क्या करते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी सर्फेसिस को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में एडहेयर हो जाती हैं। और एडहेयर के मतलब रिजल्ट में, एडहेरेंस के रिजल्ट में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो जो है एग्लूटिनेट होकर उनकी क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन भी कर रहे हो तो वायरसेस की, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स कि ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसके फंक्शन को, ठीक है, इनएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो भी एंटीजेनिक साइट्स हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म की, उसको कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका कोई भी अपना फर्दर अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये था कि मास्ट सेल और बेसोफिल बेसिकली क्या करते थे, उनकी एक्टिवेशन ये करवाते थे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन का रोल प्ले करते थे, ठीक है। तो बेसिकली जो कुछ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो इट सेल्फ भी हमारे पास जो है लोकल इन्फ्लेमेशन का रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे जो हैं उनके फंक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स हमें पता है कि सेल सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जबकि बी लिम्फोसाइट्स क्या करते थे, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते थे, ठीक है। तो अब हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स का बेसिकली क्या होगा कि हमें उसका पता है कि ठीक है, जो प्री प्रोसेसिंग है वो थाइमस में हो रही है, ठीक है, और वो देन प्री प्रोसेसिंग के बाद जो है लिम्फोइड टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी कोई फॉरेन बॉडी एंटर होती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेट होने के बाद सिंपली जो है वो लिम्फ के थ्रू ट्रैवल करके जो है वो ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से उस इंजर्ड अफेक्टेड जो है वो टिश्यू की तरफ जाते हैं, और देन रिटर्न होके दोबारा से जो है वो लिम्फ के थ्रू लिम्फोइड टिश्यू में आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जिस तरह से बी लिम्फोसाइट्स के मेमोरी सेल्स बने थे, इसी तरह टी लिम्फोसाइट्स के भी जो है हमारे पास क्या बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं, ठीक है। उसी तरह से बेसिकली थोड़ा सा इनका रोल होता है, बस डिफरेंस ये है हमारे पास कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास नॉर्मल टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगे कि प्री प्रोसेसिंग हुई उनकी, ठीक है, और देन उन्होंने जो है कोई भी एंटीजन एंटर हुआ, ठीक है, तो उसके ख़िलाफ़ क्या किया कि जो है उसी एंटीजन के ख़िलाफ़ न्यू टी लिम्फोसाइट्स बना लिए, और उनका बेसिकली उसी एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है ज़्यादा सारे जो हैं वो टी लिम्फोसाइट्स खड़े हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, क्लोन बना लेते हैं, और वो अल्टीमेटली स्टोर हो जाते हैं इन द लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सेकंड एक्सपोजर होगा सेम एंटीजन का, तो जो अटैक होगा हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स का, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट एक्सपोजर, ठीक है। स्ट्रॉन्गर हमारे पास जो है वो अटैक होगा इन केस ऑफ सेकंड एक्सपोजर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये जो न्यू टी लिम्फोसाइट्स का क्लोन बना था अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन, तो ये हम क्या इनको नाम देते हैं, मेमोरी सेल्स का नाम देते हैं, कि उन्होंने उन एंटीजन्स को मेमोराइज करके उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक जो है ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन जो है हमारी बॉडी में डेवलप करवा दी।